देगा और उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं मैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूं। सभी हमारे छायाकार मित्र भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के सामने, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 सरकार का जो ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे विपक्षी साथी उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध नहीं कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। कई लोग जब बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी, उसी बीच में ट्वीट कर दिया, कहा जी कुछ मिला नहीं हरियाणा को। भाई अभी पूरा प्रस्तुत तो जाने दो। होड़ लगी हुई थी राहुल गांधी को कैसे खुश किया जाए, हाजिरी तो लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। कई लोग जब बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी, उसी बीच में ट्वीट कर दिया, कहा जी कुछ मिला नहीं हरियाणा को। भाई अभी पूरा प्रस्तुत तो जाने दो। होड़ लगी हुई थी राहुल गांधी को कैसे खुश किया जाए। भाई उसको तो कोई भी खुश नहीं कर सकता। उसको कौन खुश करागा? राहुल गांधी को कौन खुश करागा? कोई खुश नहीं कर सकता। वो हमारे कुरुक्षेत्र में आया पीछे यात्रा लेकर के, और यात्रा लेकर के आया, कहा पांडवा ने कोई जीएसटी लगाया था का? आपके सामने है किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से गुमराह करने वाले बयान देते हैं कि हाजिरी लगानी है, बस हाजिरी के निमित्त उन्होंने कुछ न कुछ बोलना है। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है, वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है, और साथियों इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट
उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसको केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है, हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावना घोषणाओं के स्थान पर ये जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। देखिए, जब कांग्रेस बजट पेश करती थी, जब चुनाव आ जाता था तो उसमें बहुत सारी रेवड़ियां दिखाई देती थी, परंतु मैंने कहा है मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं, 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना, अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं कि नहीं बजट अच्छा है, परंतु हाजिरी लगानी लोगों ने हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। साथियों, और इसी कारण से कहा गया है कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। समझ में नहीं आया इनको पता नहीं लगा कि ये बजट कैसे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस बजट से देश में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। लगातार मैं यही बात सुन रहा था, कहा हरियाणा को तो कुछ नहीं मिला, कहा कुछ नहीं मिला हरियाणा को। मैं सारी बात बताने वाला हूं कि इनके समय में बजट का क्या हाल होता था, और जो बजट आता था किस प्रकार से खुर्द-बुर्द हो जाता था, गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था, उसको राहत नहीं मिलती थी। वो देखता रहता था बजट में लोक लुभावने वादे आए हैं, परंतु आए तो हैं, परंतु मिले नहीं है। मायूस होकर के बैठ जाते थे लोग। मैंने कहा है कि बजट ये लोक लुभावना नहीं, ये सुधार का बजट है। ये समझ तो उनके भी आ रही है, परंतु मजबूरी है। राहुल गांधी कहा बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो कहा जाएगा। कोई किताब उठा जाएगा लोकसभा के अंदर, किताब उठाएगा खड़ा हो जाएगा,
किताब का किसी ने प्रिंट नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किताब उठाकर खड़े हो गए। इस बात की अफवाहें फैलाने में तो माहिर हैं साथियों। इसका लाभ सीधा हरियाणा को मिलेगा। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का यह केंद्र है। हम सब देखते हैं आज हरियाणा में जो 4 लेनिंग रोड एक्सप्रेसवे एक जाल बिछा है। मोदी सड़कों के मामले में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गया, जानते हैं ना, है? सड़कों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। और साथियों, इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, बजट में युवाओं के लिए क्या है, ये बात विपक्ष द्वारा कही गई कि युवाओं के लिए क्या है, ये बोला गया, दुष्प्रचार किया गया। मैं बताना चाहता हूं, इस पर उन्होंने खूब चर्चा की है, बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल विकास व शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं के लिए, जिसमें को युवा कौशल विकास शिक्षा इस क्षेत्र के अंदर 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 1,50,000 से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वो किया गया है। साथियों, इसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई, चाहे रोबोटिक्स हो और चाहे बायोटेक हो और साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड इसमें रखा गया है। साथियों, इसका सीधा लाभ हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शिक्षण व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, जहां हमारे युवा विश्व स्तरीय अति आधुनिक कौशल सीखकर उच्च आय रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, इसी बजट के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप उद्यमिता के लिए भी 7500 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। और साथियों, हरियाणा का स्टार्टअप्स इकोसिस्टम और मजबूत होगा और साथियों, इससे प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला वो बनेगा। इस बजट के अंदर ये मजबूती उनको मिलेगी। साथियों, आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्यों में है। आप देख रहे हैं, लगातार हमने अपने बजट के अंदर भी स्टार्टअप से बातचीत की, उनसे हमने सुझाव भी लिए हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स हैं और इसके लिए 250 से अधिक फॉर्च्यूनर
500 कंपनियां भी यहां पर हैं। साथियों, इसमें भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं। हमने एक टारगेट रखा था कि हम महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है आज इस बात की कि आज 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाएं चला रही हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर इसको 60% तक करने का लक्ष्य भी रखा है। और साथियों, यही नहीं, हम नीति आयोग के साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर भी स्थापित कर रहे हैं। साथियों, इसमें महिलाओं उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स उसको भी स्थापित करवाने जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन भी किया गया है। साथियों, डिजिटल और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में NVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। साथियों, IT सेवाओं में के क्षेत्र में सुरक्षित मार्जिन सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया गया है। साथियों, इसमें बड़ी संख्या में युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, खेलों के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और तकनीकी का समावेश होगा। साथियों, हरियाणा की लगभग 65% आबादी हरियाणा की युवा है। साथियों, यह बजट इस युवा शक्ति को शिक्षा, कौशल, तकनीकी और रोजगार से जोड़ने का ये स्पष्ट रोड मैप देता है। जो साथियों ये बात दुष्प्रचार कर रहे कि युवाओं के लिए क्या है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कितना बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने युवाओं को कितना लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं, हमारी सरकार की सोच है कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। उस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी महिलाएं और गरीब वर्ग के लिए ये बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का ये उनके लिए बजट है, गरीब और महिलाओं के लिए। साथियों, सरकार ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में लाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक स्तर पर उद्यमिता हट के रूप में विकसित करने की योजना वो बनाई है। साथियों, इसमें चाहे महिला रोजगार की बात हो, सब रोजगार की बात हो और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। 8,000 करोड़ रुपए का, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पोषण और आय सहायता योजनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट इसमें रखा गया है। साथियों,
कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन उनको दिया जा रहा है, उसका प्रावधान किया जा रहा है। साथियों, हरियाणा में स्वयं सहायता समूह व महिला उद्यमियों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। साथियों, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के स्टेम संस्थाओं में महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है कि हर जिला के अंदर एक महिलाओं के छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाए जाएंगे। यह प्रयास दर्शाता है साथियों कि हमारी सरकार बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा का भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो इस बजट के अंदर झलकता है। साथियों, अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर ये बजट लेकर के आया है। साथियों, क्योंकि इन्होंने पूरा इसको गंभीरता से तो पढ़ा नहीं है। मैंने कहा भी है, जब इन्होंने एकदम ट्वीट किया था तो मेरी प्रतिक्रिया आई थी। मैंने तुरंत कहा था, मैं भी पढ़ तो लेना चाहिए था, ऐसे नहीं मैं ट्वीट करना चाहिए। इसके अंदर मैं आपकी छवि जितनी बची हुई है वो भी खराब हो जाएगी अगर मान लिया गलत ट्वीट करेंगे। जितनी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी साफ हो जाएगी। इस स्वास्थ्य के बजट में बायोफार्मा की बात हो, ये बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए इसमें किया गया है। साथियों, इसमें हमारे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। साथियों, इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। ये खाली मान ले कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें रोजगार के साधन भी खड़े होते हैं। साथियों, इसके साथ ही स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में 1,50,000 बहुकौशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। इनमें मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इससे भी हमारे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जैसे शहरों में स्वास्थ्य व केयर सेंटर्स में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बोला गया, कहा किसानों को, भाई आपकी सरकार थी केंद्र के अंदर, राहुल गांधी बताए ना, लोकसभा चल रही है खड़े होकर के, पूरा देश सुनना चाहेगा। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भाई हमारे समय के अंदर 10 साल रही, कृषि क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान था। नहीं वो बताना चाह रहा तो मैं बता दूं, मात्र 25,000 करोड़ रुपए का कितना प्रावधान था, 25,000 करोड़ रुपए का। कांग्रेस के समय कैसे देश आगे बढ़ता, कैसे विकसित भारत बनता, ये बताने का काम करें। मोदी जी ने इस बजट के अंदर प्रावधान कितना किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 11वां साल है, इतना बड़ा प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। बताना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज है, झूठ तो बोलने में माहिर है,
परंतु आंकड़ों से बात करनी चाहिए। कोई इस प्रकार की बुक्स का देश को गुमराह करना और देश के उसके ऊपर बोल देना झूठ, और झूठ बोल कर भाग जाना। मैं दो बात करना चाहता हूं, कर ले भाई। तब देखो बेड़िया पैर की किसी ने रोकिया तो नहीं है। अगर किसी ने रोकिया हो तब तो बात भी आ भी बात कर भाई। जबान रोक रखी क्या किसी ने? बाहर कर ले जाएगा था। पत्रकार सुना, और पत्रकार तो रंसस का सुना बात था उसकी। सुना नहीं सुना? हमारा काम खराब कराओगे। मात्र 25,000 करोड़ रुपए का था कांग्रेस के समय में। ये 2014 की बात है, लंबी बात नहीं है। मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर देश के किसान के हित में जो बजट प्रस्तुत किया है, जो उसमें प्रावधान किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का। अरे पासिंग भी नहीं है। जो उनका लंबे समय 55 साल तक देश को प्रशासन करते रहे, देश को गुमराह करते रहे। कहा कांग्रेस ने विकास किया। भाई विकास तो अपना कर लिया, देश का तो विकास नहीं होया। अगर देश का विकास हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है। ये इस प्रकार की बातें करते हैं। पशुपालन और डेयरी के लिए 6,153 करोड़ रुपए से भी अधिक का आवंटन किया गया है पशुपालन और डेयरी के लिए। ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच। इस प्रकार का बजट देश को विकसित भारत में गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा। और साथियों, इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रावधान किया है 2,500 करोड़ रुपए का, और पीएम किसान सम्मान निधि कि मेरा किसान वो नीचे न दबे, वो मजबूत हो, खुशहाल हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए की निरंतर सहायता जारी रखी जाएगी। किसानों के लिए बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मेरे हरियाणा के 20 लाख किसानों को ये लाभ मिल रहा है। पिछले समय के अंदर 19 किस्तें गई हैं। अगर हम बात करें 19 किस्तों के अंदर मेरे हरियाणा के किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम ये आदरणीय मोदी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, ध्यान करिए आप। ये कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं। ये किस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। देश ने नकार दिया इनको, बिल्कुल नकार दिया देश ने। अब आप देखना, बंगाल के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकारें बन रही हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी सोते नहीं हैं, दिन रात देश को बढ़ाते हुए लगातार आगे लग रहे हैं। एक एक वर्ग की चिंता की जा रही है। इनके यहां किसकी चिंता की गई यही बता दे। 20 वर्ग की चिंता की है, बताएं ना ये भाई। ये तो पूरा देश मीडिया के सामने है, पूरा मीडिया सुनता है, पूरा देश। बताएं ना भी कौन सी योजनाएं लोगों के हित में मजबूती के लिए बनाई है। झूठ बोलते हैं सारा दिन। साथियों, कोई छोटा प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 63,500 करोड़ रुपए का ये निरंतर सहायता जारी रहेगी, इसका प्रावधान किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, भारत विस्तार योजना से हमारे किसान डिजिटल एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ सकेंगे। और साथियों, उन्हें मौसम की जानकारी हो, मिट्टी के परीक्षण की बात हो कि खेत में क्या डालना क्या नहीं डालना है, बाजार की सटीक जानकारी उन तक पहुंचेगी। और इसमें बेहतर निर्णय वो कर सकेंगे, क्योंकि जब उनके पास जानकारी होगी मेरे किसान के पास, तो निर्णय भी कर सकेंगे कि अब मौसम कैसा है,
मेरे एक बात याद आ रही थी। कई बार वो एक किसान हमारा भोला है, कांग्रेस की हालत तो ये थी, कई बार वो गुब्बारा आता है ना, धूल का गुब्बारा आ जा, पता नहीं लगता कहाँ खड़े हो जाएगा, और जहां से वो गुब्बारा आ जाएगा तहस नहस कर देता। मैं ये हालत कांग्रेस की है। तो झूठ बोलते हैं साथियों। जब उनके पास जानकारी पहुंचेगी, मेरा किसान भी बेहतर निर्णय कर सकेंगे, और इसका सीधा असर होगा, उनकी कृषि लागत घटेगी और उनकी आय बढ़ेगी। साथियों, इस बजट का असर हरियाणा के खेत खलियान में साफ दिखाई देगा। इस बजट का असर हरियाणा में सिंचाई कवरेज पहले 80% से अधिक है, लेकिन बजट में जलाशयों, अमृत सरोवरों के विकास से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथियों, राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों को उनकी आय का बड़ा आधार है, और मत्स्य पालन और डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी। साथियों, इसी प्रकार बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के से हमारे दक्षिण हरियाणा और जो शुष्क क्षेत्रों में किसानों की लिए नई संभावनाएं इस बजट के दौरान खुलेंगी। साथियों, एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीकी के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। मेरा किसान मजबूत होगा। इतना बजट का प्रावधान किया गया है तो धरातल पर उतरेगा। यह नहीं है, इनके समय में तो जितना छोटा सा बजट होता था, इतना रोही बजट खुर्द-बुर्द हो जाता था। कैसे संसाधन खड़े होंगे? जब संसाधन खड़े हो रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है ना। कांग्रेस तो ये सोचती थी कि गरीब व्यक्ति को और गरीब कर दो। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वाली सरकार ने 25 हजार करोड़ गरीबी रेखा से जो बाहर किए हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। कांग्रेस ने 25 करोड़ लोगों को गरीब किया है। ये हालात थी इनकी। इनका बजट आप देख लीजिए। ये अगर कोई संपन्न व्यक्ति होता था वो भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस की थी। ना नीति थी, ना नीयत थी, ना नेतृत्व था। लगे हुए थे दूध के ऊपर से मलाई तार का खाने ना गजब कर रखा था पूरा। हरी बात मार रहे हैं इस प्रकार की। पूरा देश देख रहा है। वीगन कर रखा था वीगन था कर। साथियों, बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो जहां पानी कम लगता है, शुष्क क्षेत्र हैं, किसानों के लिए नई संभावनाएं वहां पर खुलेगी। साथियों, केंद्र सरकार ने बजट में भूमि सुधार के लिए भी कई प्रावधान किए हैं। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में भूमि संबंधी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। इसके अलावा किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही हरियाणा की 6 लाख एकड़ जल भराव और खारी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इस बजट के अंदर।
और ये करेगा कुछ नहीं किसानों के लिए। साथियों, इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ होगा और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। साथियों, उद्योगों के संदर्भ में यह बजट हरियाणा के लिए विश्वास और अवसर दोनों लेकर के आया है। विश्वास भी और अवसर भी दोनों लेकर के आया है। हमारा राज्य पहले से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये अग्रणी है। और साथियों, अब ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट और बायोफार्मा को बढ़ावा देने की योजना से हमारा जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत जैसे क्षेत्रों में निवेश की कई परियोजनाएं वो आएंगी। साथियों, इससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। और इसके साथ ही 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय भी पानीपत हो, यमुनानगर हो, अंबाला हो जैसे पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को नई ऊर्जा और एमएसएमई सेक्टर में के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ये की विकास निधि का लाभ हरियाणा के भी छोटे उद्यमियों और कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में हरियाणा इस बजट से और मजबूत होगा। साथियों, हाई स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान देने से हमारे रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। साथियों, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हरियाणा के शहरों में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। साथियों, इस बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर भी जोर देने से हरियाणा में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा। साथियों, इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बजट में आम नागरिक के लिए यह बजट एक राहत का बजट है आम नागरिक के लिए, और इसका लाभ हरियाणा के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधा इस बजट का लाभ मिलेगा। साथियों, टैक्स प्रक्रियाओं में सरलता, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर शुल्क में छूट और शिक्षा व इलाज पर खर्च कम होने से परिवारों की जेब पर जो बोझ पड़ता था, जो एक बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, अब वो बोझ घटेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दो दूरगामी सोच है। इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया गया है। इसका लाभ आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी, जिससे हरियाणा में पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूती मिलेगी। साथियों, कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए टीडीएस, टीसीएस में राहत, रिटर्न दाखिल करने में समय सीमा में लचीलापन आपके सामने इस बजट में प्रावधान किया गया है, और अनुपालन अपराधों के अपराधीकरण को हटाया गया है। और साथियों, कस्टम की डिजिटल सिंगल विंडो से आयात निर्यात प्रक्रियाएं तेज होंगी, व्यापार करने की लागत भी घटेगी। साथियों, राज्य को
40,000 करोड़ रुपए का अनुदान सहकारी संघवाद को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम ये साबित होगा। साथियों, हमारे सभी जागरूक पत्रकार, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि रेलवे क्षेत्र में भी हरियाणा को एक मजबूत और दूरदर्शी रोड मैप मिला है। साथियों, हरियाणा को 3,566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 315 करोड़ रुपए विशेष रूप से राज्य की प्राथमिक और लक्षित परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। साथियों, हरियाणा में 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। इनमें स्वच्छता, यात्री सुविधा और डिजिटल सेवाएं, दिव्यांग जनों अनुकूल ढांचा और स्थानीय पहचान को विशेष महत्व इसमें दिया गया है। साथियों, यह रेलवे पहल हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली ये डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से राज्य की माल परिवहन क्षमता में लगभग 11 गुना तक वृद्धि होगी। साथियों, इससे हमारे उद्योगों को तेज और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। साथियों, किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, कुल मिलाकर यह रेलवे उस हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा और विकसित हरियाणा, विकसित भारत की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को और सशक्त बनाएगा। साथियों, महान संस्कृति, विरासत और पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी इस बजट के अंदर। और साथियों, इसमें हरियाणा के, मुझे खुशी है इस बात की, हमारे हरियाणा के राखी गढ़ी जैसे स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिल सकेगी, इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं आपको 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों जब फाइनेंस कमीशन आया था, आप सब लोगों को मालूम है, हमने उसके सामने बड़ी डिटेल बात रखी थी और वो बात हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उससे अवगत कराया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। हमारी उस समस्या को फाइनेंस जो कमेटी आई थी, आयोग आया था, उसने हमारी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना था, जो हमने उनके सामने विषय रखा था। और मुझे खुशी है कि उस समस्या को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुन करके उसको अमल में लाए हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आपको 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों केंद्र सरकार ने जो वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को हमारी स्वीकार कर लिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे तो दुख होता है कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। भी झूठ बोलने की भी कोई एक सीमा होती है, सीमा में रह करके झूठ बोलना चाहिए, परंतु झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। इनको प्रशिक्षण की जरूरत है, अभी कितना झूठ बोले। और उसका लाभ तो मिला नहीं, 1 घंटा भी नहीं रुकिया और तो रोटी खाना आया था। जी 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 जी। साथियों, इसके तहत राज्यों को
केंद्रीय करों के विभाजन पुल के 41% हिस्सा वो मिलता है उनको, जो पहले की तरह ही वो रखा गया है। पहले भी इतना मिलता था 41%, आज भी उतना मिलता है। परंतु हमारी समस्याएं थी कुछ, हमने उन समस्याओं को वित्त आयोग के सामने रखा, ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, सुन करके अमल किया। हमारे लिए खुशी की बात है कि केंद्रीय करों में हरियाणा राज्य का हिस्सा अब जो हिस्सा था पहले वो 1.093% से बढ़ा करके अब वो 1.361% हो गया है। 1.361 हो गया है। साथियों, जो ये बात बोलते हैं 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में यह लगभग 24.5% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। 24.5% की ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी है हरियाणा के लिए, और अब तक की यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ये हरियाणा प्रदेश के लिए ये बड़े गर्व की और खुशी की बात है। साथियों, इसका सीधा लाभ होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ष 2026-27 में हरियाणा को केंद्रीय करों से लगभग 20,772 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। टैक्स से 20,772 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यह राशि पिछले वर्ष से संशोधित अनुमान के करीब 5,547 करोड़ रुपए अधिक है। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में इस बढ़े हुए हिस्से में हरियाणा को लगभग 28,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि वो मिलने का अनुमान है। साथियों, कुल मिलाकर के 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को 1 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे। 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब 1 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे, जो कि हरियाणा को मिलने वाला अब तक का सबसे ज्यादा फंड है। सबसे ज्यादा फंड है। ये बात कह रहे का कुछ नहीं मिला हरियाणा को, आपके सामने है। और जबकि जो ये बात बोल रहे हैं ना कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला, मैं देख रहा था, पता नहीं कहां थे, कहा बजट में तो हरियाणा गायब है, सरकार गायब है, नायब गायब है। ये इस प्रकार की बात, यार ये इस प्रकार की घटिया राजनीति है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। घटिया राजनीति, मैं उनका आईना दिखाता हूं उनको जो इस प्रकार की बात करते थे। इनके समय के अंदर क्या था, कांग्रेस के शासनकाल में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को 14,937 करोड़ रुपए ही मिले थे। कितने मिले थे? 14,937 करोड़ रुपए ही मिले थे। जबकि मैंने आपको कहा है कि हमें इस वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इस वित्त वर्ष में इनका पूरे समय के अंदर, इसमें 16वें वित्त आयोग के अंदर मिला था 14,937 करोड़ रुपए। हमारे शासनकाल में जो 14वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी ली, 14वें वित्त आयोग में ये 34,758 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश में 61,736 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। साथियों, यह हरियाणा की आर्थिक मजबूती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार के सहयोग का ये स्पष्ट प्रमाण है। हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दे रही है। साथियों, 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले
अतिरिक्त संसाधन हरियाणा को और तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने में ये मदद करेंगे। साथियों, हरियाणा की आर्थिक स्थिति मजबूत है, प्रबंधनीय है और पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि अफवाह फैलाई जाते हैं ये इधर उधर की। हमारी सरकार पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही के रूप में के साथ प्रदेश को विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य को ही और गति से आगे बढ़ रही है। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम ये साबित होगा। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह बजट हरियाणा के किसान, हरियाणा के युवा, हरियाणा की महिला, हरियाणा के उद्यमी और हरियाणा के आम नागरिक सभी के लिए अवसरों का बजट है। साथियों, ये बजट विकास, रोजगार, सुरक्षा और भविष्य की तैयारी के साथ आगे ये बढ़ाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत, हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है और केंद्रीय बजट हरियाणा को और सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विकसित भारत को और तेज गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट दिया है जो हर वर्ग को एक मजबूती से विकसित भारत तक ले जाने का काम करेगा।